हेलो मैम। हेलो बच्चे। हाउ वाज योर पेपर? मैम अच्छा गया, मेरे को बस एक क्वेश्चन में डाउट था। वो मैंने अपने फादर से क्लियर कर लिया था और मेरा 1 मार्कर छूट गया गलती से। अच्छा अच्छा। चलो आप मुझे अपना एग्जाम सेंड भी कर देना, क्या था, अगर आपके पास यस मैम। पीडीएफ। ये कौन है? 23 समर्पण। मैम देर आर ओनली 3 people इन द मीटिंग। ये 23 समर्पण से कौन है बच्चे?
हाँ जी बच्चे, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में कोई प्रॉब्लम? तो आगे स्टार्ट करें। यस यस मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। ओके, चलो जी। आज हम, वैसे तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूंगी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कैसे होती है, कंपनी कैसे बनती है। वैसे आपका एक इसमें फुल फ्लैग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ा सा बस आपको ओवरव्यू से दे दूंगी कि क्या है, थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि कंपनी कैसे फॉर्म हो रही है कैसे नहीं। बाकी डिटेल स्टडी हम उसी चैप्टर में करेंगे, चैप्टर नंबर 7। तो बच्चे, जैसे अब हमने कंपनी की बात की, चलो पहले हम चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का कर ले। चलो, या तो फिर पहले ही करवा देते हैं। चलो पहले ही कर लेते हैं। देखो, एक कंपनी फॉर्म करना कोई इजी टास्क नहीं है, ठीक है। आपको ही पता है कि हम कोई स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें बहुत लेंदी प्रोसीजर से जाना पड़ता है, ठीक है ना। एक कंपनी को फॉर्म करना, उसके लिए पहले एक बिजनेस आइडिया लेके आना कि हमने कैसी कंपनी बनानी है, टाइप ऑफ कंपनी, पब्लिक या प्राइवेट या 1 पर्सन कंपनी, ठीक है ना। अब कंपनी को बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं बनाने के टाइम पे, ठीक है ना। तभी वो एक क्राइटेरिया अडॉप्ट करेगी कि कैसी कंपनी चल सकती है मार्केट में, कैसे डिमांड है, कैसे बिजनेस की डिमांड है। तो उस हिसाब से वो कंपनी को फॉर्म करेंगे। बहुत ज्यादा एनालाइजिंग होगी, रिसर्च बहुत ज्यादा होगी, क्या इस टाइम डिमांड है उस हिसाब से रिसर्च होगी आपकी। तो ये सारे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी बहुत लेंदी प्रोसीजर है। तो अगर मैं बात करूं, तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसको हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, दैट इज योर प्रमोशन। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप इज इनकॉर्पोरेशन। थर्ड स्टेप इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, and fourth one is commencement of business. अब देखो बच्चे, यहाँ पे 4 स्टेजेस है। एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें इन 4 स्टेजेस के से जाना पड़ता है। सबसे पहले बात आती है प्रमोशन की। प्रमोशन का मतलब क्या होगा? मेरे को आइडिया आया, मेरे को एक बिजनेस आइडिया, मेरे को आइडिया आया कि मुझे ऐसी कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैं, काफी सारे शेयर होल्डर्स हैं हम लोग, उनके साथ मैं कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ कैपिटल लगा के, ठीक है। यहाँ हम 2-3 लोगों को आया आइडिया कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी। तो प्रमोशन स्टेज में क्या होगा, जो आपने आइडिया लिया है कि आपकी कैसी कंपनी होगी, आप कैसा चाहते हो कंपनी में क्या चीज आए, ठीक है ना। किस चीज की प्रोडक्ट का कंपनी ओपन करेगी या किस चीज के लिए कंपनी ओपन हो रही है, ये आपका प्रमोशन स्टेज है। यहाँ पे आपने एक सिर्फ आइडिया डेवलप किया है कि कैसी आपकी कंपनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कंपनी में, आप कंपनी क्यों खोल रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये एक प्रमोशन है। प्रमोशन में ना, जो कंपनी का आइडिया लेके आता है, जो बंदा कंपनी बनाने का आइडिया लेके आता है, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। जिसके पास ये आइडिया होता है, बिजनेस आइडिया, कि मुझे ऐसी कंपनी बनानी है, इसके लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज असेंबल करने पड़ेंगे, कितना फाइनेंस जरूरी है, कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसी कैसी, मतलब सारी चीजें देखेगा ना वो। ये तो नहीं है खाली कि एक ही एस्पेक्ट पे चलेगा कि चलो भाई कंपनी बनानी है, आ जाओ चलो कंपनी बना लेते, कैपिटल लगाते हैं, वो भी नहीं। उसको सारी चीजें देखनी होगी, क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज है। उसको बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्या करना है, कैसा आइडिया है आपके पास, क्या चीज के लिए आप कंपनी बना रहे हो। तो जो ये आइडिया लेके आता है उसे हम कहते हैं प्रोमोटर, ठीक है।
ये जो आइडिया लेके आएगा ये किस लिए लेके आएगा, प्रॉफिटेबल आइडिया लेके आएगा जिससे कंपनी को प्रॉफिट्स हो। ऑब्वियस है कोई भी कोई बिजनेस करेगा तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ही जाएगा ना, कि मैं ऐसा बिजनेस करूं जहां प्रॉफिट। तो ये आपकी प्रमोशन स्टेज है जहां पे एक आइडिया आया कि मैंने ऐसी कंपनी स्टार्ट करनी है, ये सब। नेक्स्ट स्टेज में आता है आपका इनकॉर्पोरेशन। क्या आती है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है, अब आपने कंपनी का सोच लिया, आप ऐसी कंपनी स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है ना, ये आपने आइडिया वगैरह ले आए, ठीक है, कंपनी का। अब आप, एक टर्म होती है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आप इनके पास जाओगे। आप इनके पास क्यों जाओगे, अब आपको पेपर्स वगैरह तैयार करने, आप इनको पेपर्स भेजोगे कि हमने ऐसे ऐसे कंपनी तैयार की है, इतने सारे हम ये शेयर होल्डर्स हैं, ये डायरेक्टर्स हैं, इतनी कैपिटल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अगर आपकी कंपनी को अप्रूवल दे देती है बाय सीइंग योर नेम ऑफ द कंपनी, सब चीजों के बारे में कि जो कंपनी का नेम है वो भी कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है, कि ऑलरेडी इस नेम पे कोई और कंपनी तो नहीं है, ठीक है ना, उससे सारी चीजें देखनी पड़ेगी ना, वो एक अप्रूवल देगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आपका सब कुछ ठीक लगता है तो वो आपको प्रोवाइड करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या प्रोवाइड करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। जिस दिन आपको ये मिल जाता है, इस दिन से हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में जब डिफरेंस किया था, हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को तो किन लोगों से पैसा चाहिए, अपने आप से लगाएंगी, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, नोन बंधुओं से। लेकिन पब्लिक कंपनी को कहाँ से पैसा चाहिए, पब्लिक इन जनरल, बाहर से पैसा चाहिए, लोग शेयर्स डिवेंचर्स खरीदेंगे तो आके सब्सक्राइब करेंगे, तो वो चीजें। तो यहाँ से जो प्राइवेट कंपनी है वो यहाँ सेकंड स्टेज के बाद जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकती है अपनी कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी इसलिए नहीं स्टार्ट करेगी, उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया लेकिन उसे अभी नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, दैट इज योर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। अब उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो अब वो इन्विटेशन भेजेंगी लोगों को कि आप हमारी कंपनी में आके शेयर्स खरीदें, हमारी कंपनी ऐसी है। जैसे इसमें जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज होती है ना, इसमें एक बनता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, जैसे प्रोस्पेक्टस आपके स्कूल्स कॉलेजेस का होता है ना, जिसमें स्कूल्स के बारे में सब कुछ लिखा होता है। जैसे एक स्कूल में आपको एडमिशन लेना है तो स्कूल के बारे में सब कुछ लिखा होगा प्रोस्पेक्टस में, कि ये कैसा स्कूल है, कब एस्टैब्लिश हुआ, कितने, क्या, कौन प्रिंसिपल है, कौन डायरेक्टर्स हैं, मतलब आगे आपके है प्रिंसिपल के अंडर कौन कौन काम कर रहे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितना ये स्कूल कितने एरिया पे है। तो उसमें स्कूल का सब कुछ लिखा होता है कि हम अब एक स्कूल में एडमिशन लेने से पहले हमें स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो हम प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही जब पब्लिक कंपनी में लोगों ने अपने पैसे लगाने होते हैं तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस को आप ये भी कह सकते हो एक इन्विटेशन होता है लोगों के लिए कि आओ हमारी कंपनी में पैसे लगाओ। तो वो तभी लगाएंगे जब उस प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसमें कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कितने शेयर होल्डर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कितने टाइम से ये कंपनी चल रही है। तो उससे सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिल जाती है। उसके थोड़े बहुत अकाउंट्स के बारे में भी होता है कि कैसा चल रहा है, कैसी रेपुटेशन है, ताकि लोग आके पैसा लगा सके। तो ये आपकी थर्ड स्टेज होती है, ये पब्लिक कंपनी में चाहिए होती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने तो ऑलरेडी अपने नोन फ्रेंड्स रिलेटिव से ही पैसे लगवाने हैं, तो उनका तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मेन जो ये स्टेज होती है ये पब्लिक कंपनी के लिए होती है, ठीक है। अगर अब ये प्रोस्पेक्टस इनविटेशन लोगों ने शेयर्स वगैरह सब परचेज कर लिए, कंपनी में कैपिटल लग गई, तो उस दिन से हमारा जो ये फोर्थ स्टेप है दैट इज योर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये हो जाएगा। आपकी कंपनी सेटअप हो गई, आप चलाओ कंपनी को। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपके मेनली 4 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्रमोशन, कि आपको एक बिजनेस आइडिया आया प्रोमोटर को, जिसने बिजनेस की कंपनी स्टार्ट करनी है, प्रोमोटर को आइडिया आया कि ऐसे ऐसे ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम ऐसी कंपनी स्टार्ट करते हैं, इसमें ये प्रॉफिटेबल होगा। वो सारी चीजों की एनालाइजिंग रिसर्च पूरी करे। फिर इसमें इनकॉर्पोरेशन होगी। अब अगर सारा आइडिया हमारा सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है तो चलो जी हम
आरओसी के पास जाके अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेते हैं। तो आरओसी हमें तभी देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब उसे सारी चीजें हमारी कंपनी की ठीक लगेगी, कि इनका नेम भी ठीक है, वो सब आपके कंपनी के हिसाब से, मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे ठीक है। यहाँ से तो आपकी प्राइवेट कंपनी अपना कंपनी स्टार्ट कर सकती है। पब्लिक कंपनी भी स्टार्ट कर लेगी, लेकिन उसे अब कैपिटल के लिए लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, इनविटेशन देगी कि आके हमारी कंपनी में आप पैसे लगाइए, तो उसको वो स्टेज पूरी करनी पड़ेगी। फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहां तक ये कुछ कुछ समझ आया बच्चे? ये आपको एक मैंने सिर्फ ओवरव्यू सा दिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फुल फ्लेज चैप्टर है आपका, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये मैं इसमें इसलिए बता रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए कि एक कंपनी कैसे स्टार्ट हुई है। समझ आया है इसमें क्या बोल रही हूँ मैं? बताओ। ओके, फोर्थ पॉइंट में बच्चे वो बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आपके पास पैसे आ गए, कैपिटल लग गई, सब कुछ, तो बिजनेस स्टार्ट कर दो ना, अपनी कंपनी स्टार्ट कर दो, उसमें जो काम होने हैं, डे टू डे चीजें होनी है, वो सब स्टार्ट कर दो। पैसे आने के बाद ही तो आप स्टार्ट करोगे ना, अगर कैपिटल नहीं आएगी लोगों की तरफ से तो आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे? तो वही चीज है, प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट कर देती है। ठीक है बच्चे, आरओसी से सर्टिफिकेट आने में टाइम तो लग जाता है, कुछ मंथ्स लग भी जाते हैं, कुछ डेज में भी हो जाता है। देखो अप्रूवल की बात है, अगर आपकी सारी चीजें ठीक है और आरओसी अप्रूव करती जा रही है तो मे बी विद इन मंथ्स, 2 मंथ्स आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो इसमें मेन ये लोग फीस भी लेते हैं। अगर आप रजिस्टर करवाते हो कंपनीज को तो इनकी फीस भी होती है, वो भी चार्जेबल होती है, वो भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो वो सब है। तो अगर ये समझ आ गया है तो इसमें आगे जैसे थोड़ी बहुत टर्म्स है, मैं आपको वो बता देती हूँ। एक होता है बच्चे एमसीए। एमसीए होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसी ने सुना है इसके बारे में? किसी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या होती है? नो। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये गवर्नमेंट की ही होती है मिनिस्ट्री। ठीक है, ये कंपनी के जैसे ऑडिट, जैसे आपके अकाउंट्स की इंस्पेक्शन हो गई, चीजों को देखती है, कंपनी की अफेयर्स को, कि कंपनी में डीलिंग्स कैसे हो रही है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं, कंपनी के जो चीजें हैं ना सारी, वो उन पे ध्यान रखती है। ठीक है ना, जैसे ऑडिट हो गया आपका, ये सब चीजें वो देख रही होती है कि कंपनी में क्या क्या चीजें चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक चल रही है, नहीं चल रही। तो ये सारा गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है जो एक कंपनी पे अपना ये कंट्रोल सा रखती है देखने का, इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है ना, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती है, कंपनी के अफेयर्स को ये देखती है। समझ गए, कंपनी की क्या क्या डीलिंग्स हो रही है, कैसे हो रही है, उन सब पे इसका ध्यान होता है। फिर बच्चे जैसे मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, ये तो मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन होता है? जो कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उनकी ये सब अप्रूवल देता है कि कंपनी बन सकती है, नहीं बन सकती है, इनमें क्या दिक्कत आ रही है जिस वजह से वो नहीं बन सकती, इसकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी के, उनके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। जो भी आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है कंपनी बनाने के लिए, कंपनी को फॉर्म करने के लिए, वो सब देखेगी, इवैल्यूएशन करेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का अच्छी तरह इवैल्यूएट करेगी। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का काम है, और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड्स विद सर्टिफिकेट। ठीक है, एक टर्म आती है आपके पास जब ना आपको CIN, ये बच्चे छोटी छोटी टर्म्स है, कई बार ये नहीं है कि 11th क्लास के लिए, आगे की क्लासेस के लिए भी जरूरी है। CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे अब कंपनी ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको नेम से जानेगी कि ये कंपनी उसकी है, ये उसकी है, नहीं, ऐसे तो याद करना बहुत मुश्किल है। तो कंपनी के वहां पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में आपके CIN नंबर से आपकी पहचान होगी कि ये इसकी कंपनी है। जैसे हमारे पास आधार कार्ड होते हैं, तो गवर्नमेंट हमें आधार नंबर से जानती है कि हाँ ये पॉपुलेशन में इसका ये आधार नंबर है।
ठीक है ना। ऐसी आपका ये CIN नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो जब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो उसी के फॉर्म में आपका वो CIN नंबर लिखा होता है। ठीक है, CIN नंबर लिखा होता है, उससे आपको जाना जाता है कि ये कंपनी इस मतलब इसमें है, CIN नंबर से जाना जाता है। तो इसमें 21 होते हैं अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं। ठीक है, 21 होते हैं, आई थिंक 21 ही। ठीक है, 21 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये CIN है, मतलब एक ये टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि कंपनी में बोलते हुए कई बार यूज हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। MCA क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो कंपनी के सारे अफेयर्स के साथ डीलिंग करेगी कि क्या क्या चल रहा है कंपनी में कैसा। ROC होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कंपनी को मेनली रजिस्टर करेगी वो सब। ये जो अथॉरिटी है ये गवर्नमेंट की ही अथॉरिटीज हैं। जैसे टॉप पे आपकी गवर्नमेंट आ गई, फिर IMC आ गई, फिर ROC आ गई। और ROC में जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको, उसी में आपका ये कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिससे कंपनी को जाना जाता है। यहां तक समझ आ गया? पता चल गया क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपकी 4 यस। स्टेज है। हाँ बोलो बच्चे, कुछ बोल रहे हो? नो मैम, आगे। अच्छा, उसके बाद प्रोमोटर पता चल गया कि प्रोमोटर वो बंदा है जो सारी आपकी आइडेंटिफाई करेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है बिजनेस को वो ग्रैब करेगा, किस किस फील्ड में बिजनेस को प्रॉफिटेबल रहेगा आगे बढ़ाना, वो चीजें वो देखेगा, एनालाइज करेगा, ढंग से रिसर्च करेगा कि मेरा बिजनेस कहीं लॉस में बहुत ज्यादा ना चला जाए, तो मैं हर एक चीज को एनालाइज और रिसर्च करता रहूं। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें, अब आपके ना कुछ प्रमोशन स्टेज में स्टेप्स भी आते हैं डिफरेंट। देखो हर एक स्टेज में स्टेप्स होंगे, लेकिन एक ब्रीफ के लिए जैसे प्रमोशन में ही है, अब आपने कंपनी में आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ मेरे पास ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसकी आपने रिसर्च किया, एनालाइज किया, तो उस बिजनेस आइडिया को आपने ग्रैब कर लिया कि इसकी बहुत डिमांड है आगे, तो मैं इसी के हिसाब से अपनी कंपनी को ऑपरेट करूं। तो मैंने जैसे बताया कि प्रोमोटर देखेगा कि इकोनॉमिकली कितना सूटेबल है, प्रॉफिटेबल कितना है ये बिजनेस। फिर वो देखेगा टेक्निकल में, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसे है, मुझे इसमें कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, आउटडेटेड है, न्यू टेक्नोलॉजी है, कैसी है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल वो भी देखनी पड़ेगी कि फाइनेंशियली मुझे इधर कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके एक कंपनी ऑपरेट होगी। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बात की ROC पे आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने जाना पड़ेगा, या आप पेपर्स भी भेज सकते हैं आपको ना जाके। तो वहां पे बच्चे, अब आप देखो आपको कंपनी को कोई नेम भी देना पड़ेगा। अब आप कोई देखो, नेम के लिए भी ना बहुत सारी क्लॉजेस होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन नेम के लिए आप देखो, आप ऐसा नहीं नेम रख सकते जो अच्छा ना हो, मतलब आपकी कंट्री के लिए। ठीक है ना, किसी भी उसमें किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए नेम। ठीक है, फिर ऊपर से आप डुप्लीकेट नेम नहीं रख सकते, जो ऑलरेडी एक कंपनी ऑपरेट कर रही है उसका नेम आप नहीं दोबारा यूज कर सकते। तो जब तक अगर नेम नहीं अप्रूवल होगा, तो आपको नेम भी ढंग से अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो नेम अप्रूवल के बाद ही फिर वो देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे कि कौन कौन आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, कौन शेयर होल्डर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, सबके सिग्नेचर्स होंगे उस हिसाब से, है ना। तो वो सब है। फिर देखो आपकी कंपनी में अगर नीड, कंपनी में तो देखो नीड होएगी ना प्रोफेशनल्स की, डिफरेंट प्रोफेशनल्स को वो अपॉइंट करेंगे, CA हो गया, CS हो गया, लॉयर चाहिए, कैसे लॉयर चाहिए। ठीक है ना, MBA के डिग्री में कौन कौन आपको, MBA इन फाइनेंस मार्केटिंग, कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, तो आप उनको भी एम्प्लॉय करोगे। तो ये सारा हमें देखना पड़ेगा क्राइटेरिया कि कैसे कैसे कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखनी है। तो एक बहुत लेंदी सा प्रोसीजर है। तो बच्चे अब इसमें ना 2 टर्म्स आती है, एक आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है एक, ये भी आपकी टर्म है जो बहुत यूज होगी। इसको हम बोलते हैं MOA। क्या बोलते हैं इसे? MOA। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इट इज अ चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी।
ये एक कंपनी का चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कैसे? ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है जिस हिसाब से कंपनी ऑपरेट करती है, जिस हिसाब से कंपनी चलती है। इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ रिटर्न होता है, क्या कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस हिसाब से उसने कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलना है, सारी पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्या मोटिव है कंपनी को चलाने के। ठीक है, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, समझ रहे हो? तो ये इसीलिए इसे प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट या चार्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी कहा जाता है। इसमें जो जो चीजें लिखी होती है, अगर आप उसके बियॉन्ड जाके कुछ भी चीजें करते हो, अगर एमओए में लिखा है कि 1 लाख से ऊपर आप कैपिटल नहीं लगा सकते, और आप कैपिटल लगा रहे हो सपोज 5 लाख की, तो आप उसके बियॉन्ड जा रहे हो, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कंपनी का वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा। आप इसके अगेंस्ट नहीं जाते, जो एमओए में लिखा होता है आप उसी के अकॉर्डिंग चलते। ठीक है, एमओए कंपनी के आउटसाइड लोगों के लिए बना हुआ होता है, मतलब बाहर के जो लोग आएंगे वो कंपनी के बारे में इसी से ही जानेंगे कि कंपनी में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब इसमें लिखा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? एमओए समझ आया? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका मेन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है जिसके हिसाब से कंपनी चलती है। कंपनी इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं तो जो भी वो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जो भी वो एक्शन लेगी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है वो सारे वॉइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चलते हैं बिल्कुल भी। ठीक है बच्चे, तो ये आपका बताती है, ये बाहर के लोगों के लिए बना होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी से बाहर के लोग आएंगे वो देखेंगे कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो एमओए के हिसाब से चलता है। फिर आता है बच्चे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट इज योर एओए, इसे हम बोलते हैं एओए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? हाँ जी बच्चे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? बच्चे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, इसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ पहले। इट रेफर्स टू bylaws of company for smooth and internal मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जो एओए होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपके कंपनी के वो अफेयर्स, वो चीजें होती हैं, वो लॉज होती हैं जो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए चाहिए, जो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को करने के लिए चाहिए। जो ये जो बाय लॉज होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जो कंपनी के लिए बने, एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए, उस एरिया में जो कंपनी है उसके लिए बने। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है पूरी कंपनी के आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, कि वो लोग जो आएंगे वो देखेंगे कि एमओए में क्या क्या लिखा, उस हिसाब से चलेगा। एओए होता है जो इंटरनली मैनेज करती है कंपनी को, कि इंटरनल मैनेजमेंट कैसी होगी, एक कंपनी में केओस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, उसकी मैनेजमेंट के लिए एओए बनता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगी, जो डे टू डे एक्टिविटीज आप कंपनी में कर रहे हो वो कैसे करनी है, वो सब। अगर एओए के अगेंस्ट आप कुछ चले जाते हो या कुछ गलत हो जाता है तो उसको ठीक किया जा सकता है, रेटिफाई करा जा सकता है। लेकिन एमओए के बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका नल हो जाता है, वॉइड हो जाता है। लेकिन अगर आप एओए के बियॉन्ड जाते हो तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट एरर्स वगैरह हटा सकते हैं। समझ रहे हो बात? तो जो ये एओए होता है ये इंटरनल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए बना होता है। एओए और एमओए में डिफरेंस पता चला? ओके ओके बच्चे, जो एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आपका कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, इसके बिना कंपनी नहीं चल सकती है। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, पावर्स हैं, क्या लोग कर रहे हैं, ये सब एमओए में रिटर्न होता है। ठीक है, कंपनी कैसे बनी है क्या नहीं, वो सब कंपनी एमओए में लिखा होता है। एमओए किसके लिए होता है? आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। इंटरनल जो चीजें होती है कंपनी के अंदर वो सारी एओए में होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में।
लेकिन जो एमओए होता है वो बाहर की चीज, बाहर के लोगों के लिए बना होता है कि ये कंपनी ऐसी है, इसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके लिए बनी है। एमओए होना एक कंपनी में बहुत जरूरी है। एओए आपका बात करता है कि हम कंपनी को इंटरनली कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब इंटरनली भी तो कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज करना बहुत जरूरी है ना। अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगी, कोई काम नहीं होगा ढंग से टाइम पे, वो सब। तो एओए बोलता है कि हम इंटरनल मैनेजमेंट देखते हैं कंपनी की, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखते हैं। ठीक है, तो हर एक कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो सकते हैं इंटरनल के लिए, तो एओए हर एक कंपनी का होता है। एमओए आपके मेनली एक कंपनी का एक ही होता है। ठीक है ना, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में आपका एओए उस कंपनी का वो हो गया, वो चीज है। लेकिन आप इतना समझो कि एमओए आपका प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, जो पूरी कंपनी का देखता है कि क्या है, कंपनी कैसे चलेगी। एओए पर्टिकुलर कंपनीज के इंटरनल मैनेजमेंट के। समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ गई? अब कोई डाउट पूछो बच्चे। नो मैम, नॉट। तो अब आपको ये सारी टर्म्स वगैरह सब क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है। तो अब जो इस चैप्टर, मतलब ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू था कि कंपनी में क्या है, कैसे फॉर्मेशन हो रही है। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो आपका आता है चॉइस, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने 5 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगी और आप लोग मुझे बताओगे कि हमें किस बेसिस पे कैसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये आंसर है ये 6 मार्क्स में, मतलब लेंदी उसमें आ जाता है, तो वो चीज है। सबसे पहले जो ये पॉइंट बोलता है वो बोलता है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप, इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ध्यान से सोचो, मैं तीनों से पूछती रहूंगी कि इसमें क्या होगा, कैसी ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से हमें चूज करनी है। सबसे पहला पॉइंट वो बोल रहा है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। आपको कॉस्ट और ईज इंफॉर्मेशन, क्लोजर, वो सब देखना है। तो उसके हिसाब से हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कॉस्ट कम लगेगी, ईज इंफॉर्मेशन एंड क्लोजर इजी है, मतलब वो जो क्राइटेरिया है। ठीक है ना, और कौन सी में लेंदी है, तो बताओ। मैम ज़्यादा तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कम लगेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में कम लगेगी, वेरी गुड। और बिल्कुल, कंपनी में ज़्यादा। कंपनी में सबसे ज्यादा लगेगी, क्योंकि कंपनी में ज्यादा लगेगी, उसका लेंदी प्रोसीजर है। हाँ, तो कॉस्ट एंड ईज, सोल प्रोप्राइटर में सिंगल ओनरशिप है, उसकी कॉस्ट भी कम है, कैपिटल भी कम है, वो अपनी कैपिटल के हिसाब से लगाएगा। ठीक है ना, उसमें कॉस्ट भी कम है। एक आपको सलून ही खोलना है या आपको एक बार्बर शॉप खोलनी है, छोटी सी खोल लो, 2 जनों की सिटिंग के लिए खोल लो, फिर धीरे धीरे बड़ी करते रहो। इजी भी है सेटिंग अप में, आपने दुकान ली कैपिटल के हिसाब से और आपने उसको स्टार्ट कर दिया, आपको कोई अप्रूवल वगैरह कुछ लेने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो उसमें भी कोई ज्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कॉस्ट कैपिटल इतनी ज्यादा नहीं लगती, क्योंकि ऑलरेडी एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी आती जा रही है, बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, उसमें जाके आपको बैठना ही है। ठीक है, पार्टनरशिप की बात करें तो थोड़ी कैपिटल लगती है, मेंबर्स अलग अलग लेकर आते हैं, उस कंपनी को बनाने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होगा बिजनेस को। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल चाहिए होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है। ठीक है, और ऊपर से 10 मेंबर से कम पे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हम खोल ही नहीं सकते। और कंपनी की बात करें तो वो मोस्ट लेंडिएस्ट प्रोसीजर है। तो आप इसको लिख सकते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इजी सेटअप है, और इसमें
कंपनी में आपका लेंदी प्रोसीजर है ना। बच्चे समझ आए ये वाला पॉइंट, कॉस्ट एंड ईज इन यस सेटिंग है, क्योंकि देखो कंपनी वगैरह में आपको लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह बहुत कुछ चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है लाइबिलिटी का। हाँ जी, लाइबिलिटी के हिसाब से कौन सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बताओ। चलो मैं पांचों लिख रही हूँ, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये HUF है। बच्चे बोलो आप लोग ना, क्योंकि ऐसे बैठोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, आप मेरे को लगेगा चैप्टर नहीं समझ आया आप लोगों को। मैम सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अनलिमिटेड होगी। कंपनी 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 सबसे ज्यादा एडवांटेजियस होगी, क्योंकि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स की अलग अलग लाइबिलिटी है। अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता तो कंपनी खुद बियर करेगी, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके अपने एसेट्स लाइबिलिटी सब कुछ है, तो वो उसके हिसाब से बियर करेगी। कंपनी के जो मेंबर्स है वो अपनी कैपिटल एक्सटेंट तक ही बियर करेंगे। तो ये आपकी, इसको आप लिख सकते हो मोस्ट एडवांटेजियस, है ना, सबसे ज्यादा एडवांटेजियस होगी कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या था, और सोल प्रोप्राइटर को आप लिख सकते हो कि लीस्ट एडवांटेजियस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, अगर हम HUF की बात करें तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन मेंबर्स की लाइबिलिटी तो लिमिटेड ही होती है, तो नॉर्मल चलेगा यहाँ पे। पार्टनरशिप में भी टाइप ऑफ पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है कि कौन सी है। जनरल पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, लेकिन अगर उसमें देखे स्पेसिफिक वाले में तो एक बंदे की अनलिमिटेड है, बाकी की लिमिटेड है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एडवांटेजेस होती है कंपनी, बाकी नहीं होते। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी के बेसिस पे पता चल गया ना। और आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बच गई, इसमें भी लिमिटेड ही होती है लाइबिलिटी, है ना, यस कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक की होती है, ये रह गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूटी। हाँ जी, कॉन्टिन्यूटी में कौन सबसे ज्यादा आगे होगा, मैम HUF HUF। HUF कैसे कॉन्टिन्यूटी में आगे, मैम सबसे आगे HUF में भी बच्चे कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं मैम, बच्चे। बट मैम HUF में जैसे बर्थ लेते ही वो पार्ट बन जाता है नहीं वो मैं मैम। समझ गई आपकी बात, आपने HUF क्यों बोला है, आपने इसीलिए बोला है कि वो आगे आगे मेंबर हेड बनता जाएगा, कर्ता बनता जाएगा, नेक्स्ट मेंबर्स को पार्टनर्स की तरह काम करते रहेंगे। लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद, अब आप देखो जैसे आजकल के सिनेरियो में देखे तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं चलते थे, ठीक है ना। तो अगर हम आजकल की बात करें तो फैमिली बिजनेस की कंटिन्यूटी इतनी नहीं रही है। यहाँ पे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी बोल सकते हो, लेकिन कंपनी मोस्ट एडवांटेजेस है, क्योंकि कंपनी में क्या होगा, आपके मेंबर्स चाहे चले जाए, कंपनी तब तक नहीं डिसॉल्व होगी जब तक वो, मतलब जब तक वो डिसॉल्व नहीं होना चाहते, अगर उसको लॉस हो जाते हैं, नहीं चल पा रही है, तब उसे हमें खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर की तो है ही नहीं कंटिन्यूटी। HUF में आप आजकल के सिनेरियो से देखो तो HUF में भी कंटिन्यूटी नहीं है। पार्टनरशिप में भी कंटिन्यूटी क्यों नहीं, अगर एक पार्टनर चला जाता है तो आपको दोबारा से एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, न्यू एग्रीमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप कह सकते हो कि कंटिन्यूटी है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं काम करते लोग, सर्विस मोटिव के लिए करते। कंपनी मोस्ट एडवांटेजेस है, क्योंकि चाहे उसके मेंबर्स रहे चाहे ना रहे, कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंटिटी, तो यहाँ पे आपकी कंपनी ही एडवांटेजेस होगी। हाँ जी, समझ आ रहा है बच्चे। यस ओके, फोर्थ पॉइंट, और क्या पॉइंट होंगे, मैनेजमेंट एबिलिटी। बताओ जी, कंपनी मैनेजमेंट एबिलिटी, हाँ कंपनी, कंपनी में तो होएगी। अब एक सोल प्रोप्राइटर है,
वो तो अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। एचयूएफ में भी कर्ता का ज्यादा रोल है, क्योंकि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो वो भी ज्यादा मैनेजमेंट, उसके अंदर भी एबिलिटी इतनी सारी नहीं होगी कि वो मार्केटिंग का भी, फाइनेंस का भी, और भी सेल्स का भी, या अलग अलग सारे डिपार्टमेंट का वो काम संभाल सके। पार्टनरशिप में भी डिफरेंट मेंबर्स होंगे, तो यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी हो सकती है कुछ एक्सटेंट तक, है ना, कुछ एक्सटेंट तक हो सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी होगी। कंपनी में तो है ही आपकी मैनेजमेंट एबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोफेशनल्स आ गए बहुत बड़े बड़े, तो वो लोग मैनेजमेंट अच्छी तरह कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कम इसलिए थी, ओ सॉरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजमेंट एबिलिटी इसलिए कम है, हाँ थोड़ी सी यहाँ पे कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वो मनी नहीं लगाना चाहते, उनके पास इतनी मनी नहीं होती है। अगर वो बाहर से हायर करेंगे तो उन्हें सैलरी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि वो नहीं इतना प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये सर्विस मोटिव के लिए बन रही है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे भी ये क्लॉज आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल कंसिडरेशंस। कैपिटल कंसिडरेशंस में क्या देखोगे आप? हाँ जी, कितनी कैपिटल किसने लगाई? सबसे ज्यादा कैपिटल किसमें आएगी? मैम कंपनी। कंपनी में ही आएगी। सोल प्रोप्राइटर एक अकेला बंदा, उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होगी। एचयूएफ में ऑलरेडी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मैम है। बट कंपनी छोटी कंपनी भी तो हो सकती है, मतलब छोटे लेवल पे। हाँ, बच्चे वो हो सकते हैं, वो तो देखो आपके मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम पे है ही ना, लेकिन एक कंपनी में सबसे ज्यादा पैसे आते हैं, कंपनी एक बड़े स्केल पे बनती है, तो आप उस चीज से देखो। पार्टनरशिप में भी आ जाएंगे बच्चे, क्योंकि डिफरेंट पार्टनर्स आएंगे तो वो अपने हिसाब से कैपिटल लेके आएंगे, तो वो आ सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आ सकती है, कंपनी में आपके पास सबसे ज्यादा आ सकती है, तो आप वो लिख सकते हो। बच्चे समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को पॉइंट्स? कोई नहीं समझ आ रहा हो मुझसे पूछते जाना। 6th वन इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। हाँ जी, कंट्रोल किसमें ज्यादा रहता है, किसमें क्या, बताओ जी। सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप लोगों को देखो, इसमें आप इसका आंसर कैसे करोगे? अगर आपको किसी के साथ मतलब डिस्कशन नहीं करनी, आप चाहते हो कि मेरा ही कंट्रोल रहे, मैं ही डिसीजन लूं, तो गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को किसी के साथ डिस्कशन नहीं करनी, मैं अपने डिसीजन अपने आप लेना चाहता हूँ, तो यू शुड गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। ओन डिसीजन, ओन कंट्रोल होगा, किसी की कोई आपकी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो भाई थोड़े बहुत लोग हो जाए, डिसीजन वगैरह अच्छी तरह हो सकता है, तो आप उसमें जा सकते हो, कंपनी में जा सकते हो, कंपनी में तो होगा ही डिसीजन, है ना, कंपनी में भी जा सकते हो अगर आप इंटरफेरेंस वगैरह चाहते हो तो। ठीक है, एचयूएफ में आपका कर्ता का डिसीजन होगा, अगर आप उसमें जाना चाहते हो कि आप सुन लोगे कर्ता की बातें आप सुन लोगे, जैसा कर्ता कहेगा आप कर लोगे, तो आपको उसमें जाना चाहिए। पार्टनरशिप में आप पार्टनरशिप में जा सकते हो, क्योंकि वहां पे म्यूचुअल कंसेंट से होता है, तो अगर आप चाहते हो कि मिलजुल के डिसीजन लिया जाए, तो आप पार्टनरशिप में भी जा सकते हो। समझ रहे हो बच्चे? तो यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल आपको देखना है कि आपको सोल डिसीजन रखना है, सोल कंट्रोल रखना है, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओ। अगर आप इंटरफेरेंस वगैरह चाहते हो, तो आप और किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाओ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर कैसे है, कि वो बिजनेस कैसे है, उस हिसाब से हमने चूज करना है कि किस में जाना है। अगर तो देखो बिजनेस मांगता है पर्सनल कांटेक्ट, जैसे आप देखो सैलून्स होते हैं, उसमें हमारा बिजनेस मांगता है पर्सनल कांटेक्ट, कि पर्सनली सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करनी है वो सब, तो आपको किस में जाना चाहिए? सोल प्रोप्राइटर में। किस में जाना चाहिए? सोल प्रोप्राइटर में, कि पर्सनली आप अटेंड कर रहे हो हर एक मेंबर को। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर हो गया वो सब। अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पे जाना है, जहाँ पे नो पर्सनल कांटेक्ट है, पर्सनली आपको किसी को कांटेक्ट नहीं करना, किसी से मिलना नहीं है, तो आप कंपनी के लिए जा सकते हो। ठीक है ना, कंपनी में तो बच्चे इतने सारे लोग होते हैं कि कोई पर्सनल कांटेक्ट रहता ही नहीं है, और हमने इसके उसमें किया भी था, फीचर्स में, डीमेरिट्स में भी किया था, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज या मतलब कुछ सोल प्रोप्राइटर से हटके चाहिए, तो आप पार्टनरशिप में जा सकते हो कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, क्योंकि वहां लोग आ जाएंगे थोड़े बहुत, और तो प्रोफेशनल सर्विसेज मिल सकती है आपको पार्टनरशिप में।
समझ रहे हो बच्चे? समझ आया? तो ये मतलब ये आपके फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आप चॉइस कर सकते हो कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप ले सकते हो। अगर आपको जैसे कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप में बोलते हैं, आपको इजीली सेटअप करना है, कोई लेंदी प्रोसीजर नहीं चाहिए सेटिंग अप में, तो गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप चाहते हो ठीक है चलो ज्यादा बंदे आ जाए, लंबा प्रोसीजर भी हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप कंपनी के लिए जा सकते हो। आप सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ पार्टनरशिप में भी जा सकते हो क्योंकि वहां पे भी आपको कोई लॉन्ग लेंदी प्रोसीजर नहीं होगा। लाइबिलिटी की बात आई तो हमने बात की कि सोल प्रोप्राइटर में अगर जाना है तो सोच के जाओ कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, वहां पे कोई भी लॉस होता है तो आपके पर्सनल एसेट्स भी उसके साथ ही जाएंगे। अगर एचयूएफ है तो उसमें कर्ता की अनलिमिटेड है, उसमें भी आप जा सकते हो। उसमें अगर आप को पार्टनर हो तो आप बेनिफिट में रहोगे। पार्टनरशिप है तो उसमें टाइप ऑफ पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है कैसी टाइप है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में आपकी लिमिटेड होती है तो आप इनमें भी जा सकते हो। ठीक है बच्चे? फिर आता है नेक्स्ट कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में कंपनी सबसे आगे रहती है क्योंकि कंपनी की डिस्टिंक्ट सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अलग होती है बिल्कुल अपने मेंबर से, वो अलग ऑपरेट कर रही होती है। अगर मेंबर्स आए चाहे जाए उसके ऊपर कोई उसके एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे? मैनेजमेंट एबिलिटी। अब मैनेजमेंट के लिए हमें लोग प्रोफेशनल अच्छे खासे चाहिए, तो जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हो, आप प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हो और जरूरत है तो आप उस हिसाब से जाओ। सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कोई इतनी जरूरत नहीं होती, ना ही उस एक बंदे में इतनी मैनेजमेंट एबिलिटी होती है। एचयूएफ में भी नहीं इतनी होगी। पार्टनरशिप में आप कह सकते हो क्योंकि कुछ मेंबर्स आएंगे तो थोड़ी बहुत हो सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि वहां पे वो लोग बाहर से हायर नहीं करते, क्योंकि वहां पे उनका सर्विस मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव उनका कोई मोटिव ही नहीं है। पैसे उनके इतने अर्न नहीं होंगे जितने पैसे उनके आगे सैलरी वगैरह में लग जाएंगे, तो वो नहीं हायर करते। फिर कंपनी की बात आती है तो कंपनी में तो मैनेजमेंट एबिलिटी चाहिए, वहां पे तो आपके हायर ही किए जाते हैं प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट आती है कैपिटल कंसिडरेशन की। अगर हम कैपिटल के कंटेक्स्ट में जाए तो सबसे ज्यादा कैपिटल कंपनी में आती है और पार्टनरशिप में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एचयूएफ और सोल प्रोप्राइटर में इतनी नहीं आती। डिग्री ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल अगर आप अपना ही रखना चाहते हो, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो कंट्रोल, तो गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। कंपनी में आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल आपको पता ही है किसके हाथों में रहता है। कंपनी में किसके हाथों में रहता है कंट्रोल? बताओ जी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। ठीक है, तो वो रहेंगे। पार्टनरशिप में अगर आप चाहते हो म्यूचुअल कंसेंट से काम करना तो आप वो भी कर सकते हो। नेचर ऑफ बिजनेस। पर्सनल कॉन्टैक्ट है बिजनेस में, आपको पर्सनली अटेंड करना है मेंबर्स को, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। नहीं है पर्सनल कॉन्टैक्ट तो कंपनी में जाओ, वहां पे लोग काम करते रहेंगे अपना। और अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत प्रोफेशनल उसमें, तो आप पार्टनरशिप में जा सकते हो। समझ आया बच्चे? कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। ठीक है, चलो अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चंस बोलती हूँ, आप लोग करोगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे चैप्टर को। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलो मैं बोल दूं आपको क्वेश्चन, चलो मैं लिख देती हूँ। यस मैम। चलो लिख ही लो आप लोग ना यहाँ से। लक्ष्य हैज set up a cement company on 10th Jan 2017. He has got his company registered हाँ बच्चे कर देना व्हाट्सएप, ठीक है? कैसा हुआ वैसे? मैम ठीक था, बस मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट था। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, भेज देना जो भी डाउट था, मैं बता दूंगी फिर आपको।
अंडर कंपनीज एक्ट 2000 कितने चैप्टर आए थे बच्चे? मैम वो फर्स्ट चैप्टर था और दूसरे का सोल प्रोप्राइटरशिप से लेकर पार्टनरशिप तक था बस। अच्छा अच्छा, ओके। ये चैप्टर है भी थोड़ा लेंदी ना, तो इसलिए मेरी राइटिंग तो समझ आ रही है, मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी लिख रही हूँ, तो बता देना जहां ना समझ आए ना। हाँ जी बच्चे, वो ये कहता है, क्वेश्चन पढ़ो। लक्ष्य has set up a cement company on 10th Jan 2017. He has got his company registered under Companies Act 2013 from the day of its incorporation. समझ गए ना, incorporation कब हुई? incorporation मतलब उसे सर्टिफिकेट मिल गया. It acquires an identity separate from its members. Like natural person, it can own property, incur debts, borrow money, and enter into contracts. The board of directors of the company will appoint top officials for running the business. Identify 4 features of company form of organization highlighted above by quoting the lines. अब आपको इसी पैराग्राफ में से 4 फीचर्स बताने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, और वो लाइंस भी बतानी है मुझे कि ये आपने पॉइंट इस लाइन पे लिखा है। समझ गए बात? यस मैम। लिखो, चलो करो। मैम ये रिटर्न में आंसर सेंड करने हैं आपको? नहीं नहीं, आप लोग अभी सोच लो, फिर मैं आपसे पूछ लूंगी एक एक करके ना। ओके मैम। मैम हाँ जी, इधर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाला दोबारा समझा दोगे? हाँ मैं बता देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में मेनली 4 स्टेप्स आते हैं आपके। फर्स्ट आता है प्रमोशन, कि कंपनी का आइडिया आया कि हमें कंपनी ओपन करनी है, इस चीज की कंपनी ओपन करनी है। एक आइडिया आता है ना, हम एक आइडिया जनरेट करते हैं मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करके कि कैसी डिमांड आ रही है, तो उस बेसिस पे हमने उस कंपनी का आइडिया लेके आए कि हम इस कंपनी को ओपन करते हैं। तो जो ये आइडिया लेके आते हैं उसे प्रोमोटर ऑफ द कंपनी कहते हैं। ठीक है,
तो वो है। फिर नेक्स्ट स्टेज में आता है आपका इनकॉर्पोरेशन। अब आपने आइडिया लिया है, आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया कि बिल्कुल ठीक है, अब इस बिजनेस को हमने स्टार्ट करना है कंपनी को, तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपनी कंपनी के पेपर भेजोगे, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अप्रूव कर देगा तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। उस डेट से आपकी कंपनी बनके स्टार्ट हो गई। प्राइवेट कंपनी उस दिन से अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती है, पब्लिक कंपनी भी स्टार्ट कर देगी, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला। उसमें होता है कि अब पब्लिक कंपनी इनविटेशन भेजेगी लोगों को बाहर से पब्लिक कंपनी की बाहर से लोग आएंगे ना शेयर्स परचेज करने, तभी तो कैपिटल जनरेट होगी पब्लिक कंपनी में। तो बाहर से वो इनविटेशन मतलब भेजेगी कि आके मेरी कंपनी में सब्सक्राइब करो शेयर्स कैपिटल के लिए, तो वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, इनविटेशन लेटर, जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होगा, कैसी कंपनी है, कब फॉर्म हुई, वो सब। लास्ट स्टेज में होता है कमेंसमेंट। जब ये सारे कैपिटल आ गई तो अब अपनी कंपनी का काम करना स्टार्ट कर दो बस। ठीक है बच्चे? यस मैम। अब देखो ये वाला करके देखो अगर आ जाए। मैम इसमें एक बार बताना कि मतलब बताना क्या है? आपको इसमें जो मैंने ये लिखा है इसमें से आपको कंपनी के 4 फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं उन लाइंस के हिसाब से। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ कि इसने कहा है कि लक्ष्य सेटअप अ सीमेंट कंपनी ऑन दिस, उसने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा दिया, तो ये आपका फीचर ऑफ कंपनी फॉर्मेशन में आ जाएगा कि कंपनी फॉर्म कब से हुई है, रजिस्टर करवा के अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो आपने ऊपर फीचर का नाम लिखना है और इस पैराग्राफ में से वो लाइन लेनी है जिसमें से आपने वो फीचर देखा है। मैम मैं दूसरा फीचर बताऊं? बताओ। मैम वो किस चीज़ का बिजनेस करता है? आई मीन नहीं बच्चे, वो फीचर क्या हुआ? वो तो आपका कोई कंपनी का फीचर ही नहीं है ना, वो किस चीज का बिजनेस कर रहा है वो नहीं। फीचर्स के हिसाब से एक चलो कंपनी के। हाँ मैम बोलो। एक ये हो गया ना कि इट एक्वायर्स एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, तो ये हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ ये हो गया एक फीचर। हाँ ये है। इसी में से आपको 4 फीचर निकालने हैं। 2 निकल गए, 2 और देखो कौन कौन से निकलेंगे। मैम अभी बता सकते हैं? हाँ 1 मिनट रुको फिर। शोभित आपने सोच लिया? नहीं मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। अभी नहीं आया समझ? अच्छा, और सयांश आपको आया बच्चे? यस मैम आ गया। थर्ड बताओ फिर आप नेक्स्ट फीचर। बताओ नेक्स्ट फीचर क्या बनेगा? मैम देखो मैंने आप लोगों को ये पैराग्राफ जो दिया है एक बारी सुन लो। वो कहता है लक्ष्य ने एक सीमेंट कंपनी खोली, उसके बारे में है कि अब वो कंपनी के बारे में बता रहे। मैंने कहा कि आइडेंटिफाई 4 फीचर्स ऑफ कंपनी। आपको कंपनी के 4 फीचर्स बताने हैं। आपको पता है कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं, आपको उन्हीं में से वो 4 फीचर्स बताने हैं, लेकिन किधर से? इसी पैराग्राफ में से। इस पैराग्राफ में से कंपनी के जो जो 4 फीचर्स बनते हैं उन लाइंस के हिसाब से वो लिखने। जैसे मीना ने बताया फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इट रिक्वायर्स एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो ये हमारी कंपनी का फीचर हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। तो आपने ऊपर फीचर का नेम लिख दिया और ये नीचे उसकी ये लाइन लिख दी कि आपने इस लाइन से वो वाला फीचर निकाला। अब जैसे नेक्स्ट है मैम अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। कहाँ लिखा है बच्चे लाइबिलिटी के बारे में? और इसमें अनलिमिटेड कहाँ होती है बच्चे? कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती सयांश, यस मैम। है ना? मैम अनलिमिटेड। इसमें एक फीचर वो है कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसमें लिखा है लाइक नेचुरल पर्सन इट कैन हाँ ओन प्रॉपर्टी इन। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे इसने ये लाइन से बोला लाइक नेचुरल पर्सन इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इनकर डेट्स, बोरो मनी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये आपका फीचर हो गया आर्टिफिशियल पर्सन का, जो हमने किया था कि आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक नेचुरल पर्सन की तरह ये काम सब कुछ कर सकती है ना? अब 4th लाइन पढ़ो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल अपॉइंट टॉप ऑफिशियल्स फॉर रनिंग द बिजनेस। तो इसमें क्या हो गया? किसका कंट्रोल आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डायरेक्टर्स का। तो इसमें फीचर का नाम क्या हो गया? कंट्रोल। और उसके नीचे आपने ये लाइन लिख देनी है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल अपॉइंट टॉप ऑफिशियल्स फॉर रनिंग द बिजनेस। देखो मैं लिख के दिखा देती हूँ, तुमने लिखना कैसे, लिखने का देख लो।
जैसे हमने फर्स्ट फीचर किया इसका फॉर्मेशन, आपने लिखा कि ये फीचर फॉर्मेशन है और उसके नीचे इसी पैराग्राफ की वो लाइन लिख दी कि ही हैज गॉट हिज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब जैसे सेकंड फीचर था सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी हमें किस लाइन से पता चला था कि उसकी अपनी डिस्टिंक्ट वो है, तो उसने इसमें लाइन में बोला था फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो यहां से लेके आपको इसके नीचे लाइन लिखनी है इट एक्वायर्स आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ऐसे करके आपने चारों फीचर लिख देने हैं। जैसे अब इसमें आ गया आपका जैसे आपका नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल पर्सन का, तो आपने ऊपर फीचर का नाम लिख दिया आर्टिफिशियल पर्सन और नीचे उसी की लाइन लिख दी कि किस लाइन से आपको पता चला कि ये आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि लाइक नेचुरल पर्सन, यहां से एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट तक हमने लिख दिया। ऐसी फोर्थ पॉइंट हमें पता चला कि कंट्रोल है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं सब कुछ, तो कंट्रोल का हमने लिख दिया कि हमें यहां से पता चला द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेके लास्ट तक बिजनेस तक। अब पता चला कैसे लिखना है ये, कि ऊपर आपने फीचर का नेम लिख दिया और नीचे वो, क्योंकि उसने बोला है कि आपको बताना है फीचर्स कौन से बाय कोटिंग द लाइंस, कि इसी पैराग्राफ की लाइंस को कोट करते हुए आपको बताना है कि कौन कौन से फीचर्स हैं। मैम इसमें एक्सप्लेन नहीं करना होता फीचर्स को? नहीं बच्चे, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि इसमें वो सिर्फ आपके फीचर्स के नेम हेडिंग पूछ रहा है कि ये कौन से फीचर के अंडर आएगा। ठीक है, ओके मैम। आप समझ आया? शोभित आपको समझ आया? यस मैम। पता चल गया ना कैसे लिखना है? यस मैम। ओके, अब बताओ, एक मिनट, एक मिनट। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, उससे और पता चल जाएगा। थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे है, बट आपको स्टेप्स तो पता चली गए कि 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो वो आपको लिखने हैं। ठीक है, Deepak and company is promoting a new company to manufacture juices to be set up in Himachal Pradesh as the raw material will be easily available there. It is inviting funds from general public. ठीक है, ये इनवाइट कर रही है फंड्स जनरल पब्लिक से। तो आपको इसमें पूछता है आइडेंटिफाई द स्टेजेस मेंशन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। वो कहते हैं दीपक एंड कंपनी इज प्रोमोटिंग अ न्यू कंपनी, वो एक न्यू कंपनी प्रोमोट कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर जूसेस।
टू बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सेटअप, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है। इट इज इनवाइटिंग फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो अब बताओ, आइडेंटिफाई द स्टेजेस मेंशन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। बताओ जी। मैम एक तो वो जो हाँ, किसने बोला प्रमोशन? हाँ मीनल, आप बोलो, क्या बोल रहे थे बच्चे? मैम मैं वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज बोल हाँ। रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है, प्रमोशन के बाद इधर कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो रही है स्टेज, है ना। और इसमें मतलब आप लिख सकते हो कि इनकॉर्पोरेशन भी हुई है, क्योंकि प्रमोशन के बाद जब इनकॉर्पोरेशन होगी तभी कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगी। मैम इनकॉर्पोरेशन। हाँ, तो फिर आप लिख सकते हो। तो इसमें प्रमोशन की बात कर रहे हैं और कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो इनकॉर्पोरेशन तो ऑलरेडी हो ही चुकी है, क्योंकि कैपिटल की स्टेज ही इनकॉर्पोरेशन के बाद आती है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलता तो वो कैपिटल तक नहीं पहुंचते। समझ आया बच्चे? नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर का थोड़ा रिवीजन करके हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे, ओके। ठीक है? ओके बच्चे, कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछते जाओ, क्योंकि डाउट्स क्लियर बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बच्चे वेलकम।